सो हे गाइस, आज स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 11 होने वाला है, जिसमें हम लोग पीसीएम वाले बच्चे लोगों के लिए डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि आपके एग्जाम में बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, क्योंकि आप लोग के ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आप लोग को प्रिपेयर ये करना है कि इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, और अगर आप लोग को और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे सो कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना पीडीएफ। मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चों। कहाँ पर पता है? टेलीग्राम चैनल, जो कि आप लोग का JR कॉलेज नाम से ही फेमस है। आप लोग जाके सिंपली JR कॉलेज सर्च करना है, टेलीग्राम चैनल करके आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देखते हैं आज के लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है। सो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब आप लोग ने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिए होंगे तो भी आप लोग को लग गया होगा कि हाँ, हम लोग अभी कितनी ज़्यादा हमें और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे आने वाले एग्जाम्स में भी। सो पहला क्वेश्चन क्या बोला था? फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन में 3x प्लस 4, x शुड नॉट बी इक्वल टू -4/3। अब यहाँ पर क्या बोला? फंक्शन इज डिफाइंड बाय ओनली 1 1 है या ओनली ऑन टू है? ऑन टू फॉर y इज नॉट इक्वल टू 2/3 एंड 1 1 है, और नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है। सबसे पहले 1 1 का फंडा समझ लेते हैं। 1 1 में क्या होता है? इफ f(x1) जो है वो f(x2) के बराबर है, देन x1 जो है वो x2 के बराबर होगा, तो ये मेरा 1 1 फंक्शन होगा। ये 1 1 का कंडीशन होता है। ऑन टू का क्या होता है मैं आप लोग को बाद में बताता हूं, पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कंडीशन आप उठा लेते हैं, लेट f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2). मतलब जो भी फंक्शन दिया गया ना, वहां पर जहां पे x लिखा है वहां पे x1 पुट कर देना। तो 2x1 अपॉन में 3 और 3x1 अपॉन में 4, 2x2 अपॉन में 3, 2x2 प्लस 3 अपॉन में 3x2 प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x1 प्लस 3, 3x2 प्लस 4, यहाँ पर 2x2 प्लस 3, ये मल्टीप्लाई होगा 3x1 प्लस 4 के साथ। सिंप्लीफाइड वर्जन लेके आते हैं। 2 3 ज़ा 6 x1 x2, 2 4 ज़ा 8 x1, 3 3 ज़ा 9 x2, 3 4 ज़ा 12। सेम यहाँ पर भी 2 3 ज़ा 6 x1 x2, 2 4 ज़ा 8 x2, 3 3 ज़ा 9 x1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 4 ज़ा 12। अब देखो दोनों साइड कुछ नंबर सेम है, जैसे कि ये 6x1 x2 6x1 x2 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, कैंसिल ही होगा। 12 और यहाँ पर भी क्या है मेरे पास? 2, ये भी कैंसिल होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या बचे। तो अब x1 वाले एक साइड करें तो x2 वाले एक साइड। ठीक है, अब ये 9x1 वहाँ पे जाएगा। ठीक है, ओके, एक बार देख लेते कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हुआ है। 3 3 ज़ा 9 x1 परफेक्ट है, x1 सही है यहाँ तक। ओके, अब x1 वाला टर्म एक साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x1 माइनस 9x1, 8x2 माइनस 9x2। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे बचेगा -x1 इक्वल टू -x2, या इसी का मतलब है x1 इज इक्वल्स टू x2। जब x1 x2 के बराबर आ रहा है तो जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ पर लेते हैं फंक्शन ऑफ x जो है वो 1 1 तो है, 1 1 है। अब हमें ऑन टू के लिए चेक करना है। तो ऑन टू में क्या होता है कि f(x) जो है ये दिया होता है, अपन पुट करते हैं। लेट ऑन टू के लिए अभी चेक कर रहे हैं, ऑन टू के लिए चेकिंग चालू है। सो y इक्वल टू अपन f(x) लेते हैं, उल्टा लेते हैं। y इक्वल टू f(x), y को वैसे ही रखेंगे और यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 3 अपॉन में 3x प्लस 4। ये तो समझ में आ रहा है आप लोग को? अब यहाँ से हम लोग क्या करना होता है? x को एक तरीके से एक्सट्रैक्ट करके y के टर्म में कन्वर्ट करना होता है। सर ये कैसे करेंगे? चलो देखते हैं अपन कैसे कर सकते हैं। तो यही तो मेथड है। सबसे पहले आप लोग को ना यहाँ पर से सारे टर्म्स को यहाँ वहाँ भेजना है और x को आप लोग को अकेला कर देना है। उसे करने का एक सिंपल मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो y इन 3x प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। y को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो जाएगा? y 3xy और प्लस 4y, और यहाँ मिलेगा 2x प्लस 3। सही चल रहा है यहाँ पर? अब क्या करेंगे? यहाँ पर इस 3 को मैं यहाँ पे ले लूँगा तो -3 हो जाएगा, फिर 2 को मैं डिवीजन में ले लूँगा और उसके पहले मैं इस वाले x वाले टर्म को वहाँ पे ले लेता हूँ। सो होगा क्या यहाँ पर? देखो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो 4y माइनस 3 हो जाएगा और 2x इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3xy। बढ़े यहाँ तक? अब देखो सिंपल सी चीज़ ये करनी, दोनों में से मैं अगर x को कॉमन निकालेता तो ये हो जाएगा 4y माइनस 3। x अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 2 माइनस 3y। सही चल रहा हूँ? और उसके बाद इस टर्म को उठा के नीचे ले लेता हूँ, 4y माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस 3y इक्वल टू x। सो मैंने इसे x के टर्म, मतलब x को y के टर्म में कन्वर्ट कर दिया।
अगर आप लोग ये कन्वर्ट कर सकते हो मतलब आप लोगों ने सही तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। कन्वर्ट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो नीचे का टर्म हो वो क्या नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो यहाँ पर नीचे का टर्म क्या नहीं चाहिए, 2x माइनस 3y जो होना चाहिए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। 2x नहीं सॉरी, एक्चुअली में वो सिर्फ 2 है। सो यहाँ पे जो 2 है, 2 माइनस 3y जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 2 जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 3y होना चाहिए, या फिर 2/3 जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू y होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है और यहाँ पर देखो अपन ने y को x के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब x को y के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स हमारे x की पूरी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जब अपन y में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। बट y में अपन क्या नहीं पुट कर सकते, 2/3 बाकी सारी वैल्यू। 2/3 क्यों नहीं पुट कर सकते, अगर मैं यहाँ पे 2/3 पुट करता हूँ सो डिनोमिनेटर में 0 यानी कि इन्फिनिटी का टर्म हमें देखने मिलेगा। सो अब देखते हैं, ये मेरा ऑन टू फंक्शन भी है, बट ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब y जो होगा वो शुड नॉट बी इक्वल टू 2/3 होगा तब। तो y 2/3 नॉट इक्वल वाला कोई केस बन रहा है, यस 1 तो था ही और ऑन टू भी है, बट कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पर, शुड नॉट बी इक्वल टू y शुड नॉट बी इक्वल टू 2/3। इस तरीके से आप लोग करना है। तो आप लोग को याद होना चाहिए 1 का कंडीशन ये होता है, याद रखना, जहां पे अपने को ये इक्वल टू ये प्रूफ करना होता है। और ऑन टू में क्या होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टर्म में लेके जाना है, इसको कन्वर्ट करके अपने को उल्टा ले करना होता है। बस इतनी चीज याद रखनी है। अगर ये कन्वर्ट हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, x की सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी y की वैल्यू के ऊपर। y में आप लोग कुछ भी पुट करो तो x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बस y की वैल्यू क्या नहीं पुट कर सकते, 2/3। तो इस तरीके से ये 1 भी है और ऑन टू भी है। अब आगे ले चलते हैं ये वाले क्वेश्चन पर, जो कि आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करके ये बताना है द इक्वेशन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 1 एंड स्लोप -1, और जो भी एक और कंडीशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करते, तो ये मॉड्यूलस दिया हुआ है और z को अपन x प्लस आई वाई के टर्म में लिखते हैं, ये आप लोगों को पहली बात पता होना चाहिए। सो माइनस आई, और यहाँ पर भी सेम टू सेम क्या करेंगे, z इक्वल टू x प्लस आई वाई लिखेंगे, -1 प्लस आई। अब देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना, ये x है ये 1 है तो x प्लस 1 साथ में हो जाएगा, ये i है i कॉमन निकाल लूंगा, y -1 हो जाएगा मॉड्यूलस। सेम यहाँ पर भी x -1 साथ में हो जाएगा और यहाँ पे i कॉमन y प्लस 1 साथ में हो जाएगा। अब मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अगर मैंने लिख लिया एक्स जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई और मॉडुलस ऑफ जेड निकाल रहा हूँ, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर करनी है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी सेम टू सेम अंडर रूट के अंदर एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे जो स्मार्ट बच्चा रहेगा वो क्या करेगा, रूट डालेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों साइड रूट आ रहे, दोनों साइड के रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं रूट को कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से भी रूट को मैं उड़ा देता हूँ। बढ़िया, ये भी रूट उड़ा, ये मतलब ये भी लाइन हम लोग को हटाना पड़ेगा। बढ़िया, अब एक्सपांड कर लेता, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। बढ़िया यहाँ तक। अब बहुत सारी गलतियां होंगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर को कैंसिल करेगा, प्लस 2x माइनस 2x को कैंसिल नहीं करता, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो प्लस 2x ही होने वाला है। वाई स्क्वायर को कैंसिल करेगा, ये 1 को कैंसिल करेगा और ये वाला 1 ये वाले 1 को कैंसिल करेगा। सो इक्वल टू के साथ 2x बचा हुआ है माइनस 2x प्लस 2y। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देते फटाफट से, तो मैं करूँगा 2x के पास लेके जाता हूँ 2x को, और यहाँ पर क्या है प्लस 2y है, 2y के पास लेके जाता हूँ मैं 2y को। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2x 4x 2y 4y 4 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू y। अब आप लोगों को याद होगा x इक्वल टू y वाली जो लाइन होती है वो ओरिजिन में से पास होती है और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये जाती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से। सो आप लोग को पता करना है कौन सा हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख कर समझ सकते हैं। सो x इक्वल्स टू, अगर ऐसा होता x इक्वल्स टू -5 आया होता तो उस केस में हमारा जो लाइन बनता है वो इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, बट यहाँ पर ये लाइन नहीं है, हमारा ये वाला लाइन है, तो इस तरीके से आंसर हमारा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट वाला आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सिंपल ले चलता मैं आप लोग को थर्ड क्वेश्चन पर। इंटीग्रेशन करना है और देखो इंटीग्रेट करके हमें ये वैल्यू दिखानी है जहाँ पे हम लोग को ए की वैल्यू फाइंड आउट करने बोली गई है, और कैपिटल ए मेरा क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, जैसे अपना सी आता है वैसे यहाँ पे इन लोग ने ए लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेट करना है किसे, 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 को। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन वाला फंडा बनता है। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे 2x प्लस 3
अपॉन में x माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है। अब देखा जाए तो नीचे एक है ना मेरा लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक है। सो लीनियर के लिए आप लिखेंगे a अपॉन में x माइनस वन और क्वाड्रेटिक के लिए लिखेंगे bx प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। फटाफट सॉल्व करना, टाइम वेस्ट कम करना है। 2x प्लस थ्री। अब देखो यहाँ पर होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये आप लोग को पता है, और उसके बाद दोनों साइड से बेस को कैंसिल करते हैं, ये भी आप लोग अब तक सीख गए होंगे। सो मैं वो बेस सेम करने वाला स्टेप हटा रहा हूँ, कैंसिल करने वाला स्टेप हटा रहा हूँ। बेस सेम हो जाता है और दोनों के साइड से x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 2x प्लस थ्री मेरा वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा ax स्क्वायर, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा bx इंटू एक्स, bx स्क्वायर हो जाएगा, bx इंटू वन माइनस bx हो जाएगा, c इंटू एक्स सी एक्स हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, दोनों साइड से लीनियर और क्वाड्रेटिक के पार्ट को एक साइड कर लेंगे। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर bx है, यहाँ पर cx है। अगर मैं दोनों यहाँ पे प्लस लिख के माइनस बी प्लस सी करके x बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे आता है, यहाँ पर a है, यहाँ पे c है, तो a प्लस सी भी ऐसे लिख देता हूँ। अब दोनों साइड इक्वेट करता हूँ। इक्वेट करना मतलब एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करेगा, एक्स वाला एक्स के साथ, और कॉन्स्टेंट वाला कॉन्स्टेंट के साथ। तो इक्वेटिंग बोथ साइड करते हैं, इसे बोलते हैं इक्वेटिंग। तो a प्लस बी जो होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस बी प्लस सी देखते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 2 के। a प्लस सी को देखते हैं, सो a प्लस सी किसको हो जाएगा, 3 को इक्वल हो जाएगा। एक बार चेक कर लो कहीं पर कुछ भी गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल एक गड़बड़ हो गई है बच्चों, यहाँ पर जब c से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे विद नेगेटिव साइन तो माइनस सी होगा, ना कि प्लस सी होगा। इस पर ध्यान देना, ये छोटा सा एरर आपके साथ भी हो सकता है, वो छोटे छोटे एरर पे आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस सी आएगा बच्चों, ठीक है। अब आप लोग को 3 इक्वेशन दिख रहे हैं, तीनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने की सिंपल मेथड ये है कि आप लोग एक काम करो, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो। यानी कि मैं a इक्वल टू माइनस बी लिख सकता हूँ, बराबर है। यहाँ पर वही करता हूँ, a इक्वल टू माइनस बी लिख देता हूँ, और इसे पकड़ लेता हूँ 1, इसे पकड़ता हूँ 2, इसे पकड़ लेता हूँ 3। 1 को पुट करता हूँ 3 में, तो जहाँ पर a है वहाँ पर क्या पुट कर रहा हूँ, माइनस बी, सो जगह माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 3 हो जाएगा, बराबर। यहाँ तक ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 कैसे मिला, 1 और 3 को। अपन ने अभी तक किसको भी नहीं छुआ है, 2 को नहीं छुआ, तो जो नया इक्वेशन मिला हुआ है और जो 2 वाला इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करता हूँ। अब दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, सो एडिंग 2 and 4, दोनों को ऐड कर देता हूँ। देखो ऐड करूँगा, माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, और 2 प्लस 3 5। सो b की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में 2 विद नेगेटिव साइन, सो -5/2। b आ गया तो a भी मिल जाएगा। देखो a क्या है, माइनस ऑफ b है, सो a की वैल्यू जो मिलेगी वो 5/2 मिल जाएगी। अब c निकाल लेते हैं, तो c निकालना है तो c इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो। सो अब c निकालते हैं, मैं c निकालता हूँ, पुट करता हूँ b इक्वल टू -5/2 इन 2 सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो जैसे पुट करूँगा -5/2 माइनस माइनस प्लस 5/2 प्लस c इक्वल टू 2, सिंप्लीफाई करेंगे c इक्वल टू 2 माइनस 5/2, 2 2 4 4 माइनस ये हो जाएगा -1/2। सो नाउ वी आर हैविंग 3 वैल्यूज a b c, और इसको बस यहाँ पर पुट करना है और इंटीग्रेट कर देना है। सो i जो बनेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 3 टर्म्स मतलब 2 टर्म्स आएंगे। a की वैल्यू कितनी है, -5/2 अपॉन में x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी है। सो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी a की वैल्यू हमारे पास प्लस में है और b की वैल्यू माइनस में है। सो यहाँ पर लिखता हूँ -5/2 x माइनस 1/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इंटीग्रेशन को बांटना और इंटीग्रेट कर देना। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन इसके पास जाएगा, तो 5/2 कॉन्स्टेंट साइड में 1/x माइनस 1 dx हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी -5/2 अगर मैं साइड में कर देता हूँ, इंटीग्रेशन दोनों को देखो बेस भी बांट दे रहा हूँ। सो x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और dx आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी करूँगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बांट दूंगा, -1/2 साइड में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आ जाएगा। वो भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आ गया। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। 5/2 मेरा वैसे ही लॉग ऑफ, देखो सबसे पहली बात 1/x माइनस 2 है, ठीक है। तो x माइनस 2 का जो x माइनस 1 है और x माइनस 1 का जो इंटीग्रल होगा वो log ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं log ऑफ x माइनस 1। यहाँ पर आ जाओ, इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ऊपर उससे एक ही पावर का मतलब कि x है। तो क्यों ना यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके एडजस्ट कर दूँ। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन में f ऑफ x का फॉर्मेट है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करते हैं ना तो 2x प्लस 0 यानी कि 2x मिलता है, जो कि ऊपर बैठा हुआ है। तो जब भी f डैश x अपॉन में f ऑफ x दिख रहा होगा उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये हो गया 5 अपॉन में 4 log ऑफ f ऑफ x यानी कि log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद आगे चलेंगे -1/2। यहाँ पर क्या है मेरे पास, तो यहाँ पर मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि होता है tan इनवर्स ऑफ x बाय a यानी कि tan इनवर्स ऑफ x ही हो जाएगा।
और प्लस सी, यहाँ पर ए मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट बोला गया है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट बोला गया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये देखो ये 5/2 पावर में आ जाएगा, तो log ऑफ x माइनस 1 रेज टू 5/2 आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 5/4 हो जाएगा। -1/2 tan इनवर्स ऑफ x मेरा वैसे के वैसे, और ये भी मेरा वैसे के वैसे रहेगा। लॉग के कुछ रूल्स होता है, अगर सब्ट्रैक्शन में रहेगा तो डिवीजन में आ जाता है, ये हो जाएगा x माइनस 1 रेज टू 5/2 अपॉन में log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 5/4, और इसे मैं मॉड में डाल के यहाँ पे -1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस a लिख देता हूँ इस तरीके से। अब आगे चलते देखते हैं हमें क्या सोचना, क्या ढूंढना है। अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये नीचे का टर्म है वो ऊपर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास यहाँ पर नीचे में आया हुआ है, सॉरी इसमें इस क्वेश्चन में मेरे पास नीचे आया हुआ है, और लोग ने इस टर्म को ऊपर ले लिया हुआ है। तो सिंस अगर मैं इस टर्म को ऊपर ले लूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा। सो लॉग ऑफ x माइनस 1 रेज टू 5/2 इंटू, ये लॉग नहीं आएगा, यहाँ पे गलती से मैंने लॉग लिख दिया, ये लॉग नहीं आएगा, लॉग एक ही बार लिखा जाता है, इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 5/4 विद नेगेटिव साइन -1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस a। सो -5/4 हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है क्या, चेक करते हैं। हमारे a की वैल्यू -5/4 बैठ रही है, -5/4, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन ये जो आप लोग को आता होगा, जिसमें अपन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं और बहुत फटाफट हो जाता है, स्पीड रखनी होती है, बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। बढ़िया क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन को आप लोग को नोट कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग। फिर मैं आप लोग को अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मस्त है। द मनी इन्वेस्टेड इन ए कंपनी इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, ₹400 इन्वेस्टेड टुडे बिकम 800 इन 6 ईयर। तो सबसे पहले पहला केस 1 देखते। केस 1 में क्या बोला गया है, आप लोगों ने 400 रुपये डिपोजिट किया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 400 दिया गया, एंड कितना हो गया अमाउंट हमारा 800 रुपये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। टाइम नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हम लोग को, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हम लोग को, सिंपल सी बात है 6 ईयर्स दिया गया। तो हम लोग को पता है अमाउंट जो होता है वो होता है P इंटू आर प्लस 1 प्लस R/100 रेज टू n होता है। अभी A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो A मेरे पास यहाँ पर है 800, तो यहाँ पर मैं ले देता हूँ 800, अमाउंट मेरे पास है 400 और 1 प्लस R/100 हो जाएगा रेज टू n। n की वैल्यू कितनी है 6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से कैंसिल करूँगा बचेगा 2, तो 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर, ठीक है, और 6 है, तो 2 रेज टू 6 यहाँ पर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, तो 1 प्लस R/100 की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक पक्का समझ में आ गया। देखो यहाँ पर अगर ये बात क्लियर है तो इसके बाद का भी स्टेप बहुत ईजी होगा। इसको इक्वेशन 1 पकड़ लेता हूँ। अब आगे लेके चलते केस 2 पर। केस 2 में क्या करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्या बोला हुआ है, देन एट द एंड ऑफ 33 ईयर इट विल बिकम, 33 साल के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द 33 ईयर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरे पास 400, अमाउंट मुझे पता नहीं है, टाइम नंबर ऑफ ईयर मुझे पता है कितना है 33, सेम। और यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने लिखी है, अगर अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है तो क्या है P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू n है, यहाँ पर n लिख देता हूँ। A की वैल्यू कितनी है मालूम नहीं, P मुझे पता है हाँ 400, 1 प्लस R/100 की वैल्यू मैंने जस्ट निकाली है कितनी 2 रेज टू 1/6 है, और यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू 33 है। अब इसे सॉल्व करता हूँ, अमाउंट में वैसे ही रखता हूँ, 400 को भी मैं वैसे ही रख देता हूँ। अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 33 अपॉन में 6 हो जाएगा। अब 33 अपॉन में 6 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूंगा तो इसे मैं कैसे लिख सकता, देखो यहाँ पर कैंसिल कर दूंगा, यहाँ बचेगा मेरे पास 2 और यहाँ बचेगा मेरे पास 3 11 को ब्रेक करूंगा तो 2 रेज टू 5 इंटू 2 रेज टू 1/2 में टूटेगा। चलो चेक करता है, 2 5 10, 10 प्लस 1 11, परफेक्ट। इस तरीके से मैंने तोड़ दिया। 2 रेज टू 5 जो होता है वो होता है 2 टू 4, 4 टू 8, 2 टू 16, 16 32 हो जाता है, और इसे मैं यहाँ पर 2 रेज टू 1/2 यानी कि कितना दिया 1.4142, इससे मल्टीप्लाई करूंगा। सो अब ये देखो यहाँ पर 4 टू 8 हो जाएगा, 2 टू 4, 4 टू 8, 2 16 32, 4 टू 8, 8 3 12, 128 00 इंटू 1.4142 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, मैं थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं अपने कैलकुलेटर का यूज करता हूँ। क्या है 12800 मल्टीप्लाई बाय 1.41 1.14 नहीं 4142, जो कि हमारा आ रहा है 1810.76, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, 1.1810 ये मल्टीप्लिकेशन आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राई करना, कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछना जरूर।
बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे पहले अपन ने यहाँ पे कंडीशन बनाया और सेकंड केस में अपन ने पुट कर दिया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। मस्त था ये क्वेश्चन, बढ़िया था। ओके आगे ले चलता हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, जरा ध्यान देना। वेक्टर ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? यूनिट वेक्टर है। जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, ये याद रखना। और क्या बोला हुआ है? एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा उन दोनों के बीच में एंगल है। देन ए बार प्लस बी बार जो है ना वो भी यूनिट वेक्टर है, व्हेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? सो ए बार प्लस बी बार भी क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 1 होगा। समझ में आया? अब इसको स्टार्ट कर, इसके साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सो अगर ए बार प्लस बी बार 1 है, सो ए बार प्लस बी बार की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साथ स्क्वायरिंग कर दिया। अच्छा आप लोगों को ये चीज़ पता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर भी लिख सकता है, एक ही बात है। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए बार प्लस बी बार को मल्टीप्लाई करना ए बार प्लस बी बार के साथ, इसका मतलब ये होता है। और या फिर इसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से एक्सपांड भी कर सकता हूँ। तो दिस विल बिकम ए बार का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बार इंटू बी बार, ठीक है, और उसके बाद बी बार का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। ए बार का स्क्वायर मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर। अभी तो सिखाया मैंने, समझ में? तो इसको कंपेयर करो, आप लोग अपने आप समझ जाओगे। फिर 2 ए बार बी बार को वैसे रखता हूँ, और बी बार का स्क्वायर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर, एक ही बात है। ए बार की वैल्यू है 1, बी बार की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार की वैल्यू है 1, सो 1 का स्क्वायर 1, 2 ए बार बी बार, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 + 1 2, उधर जाएगा 2 ए बार बी बार, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 - 2। सो 2 ए बार बी बार को वैसे रखता हूँ, 1 - 2 -1, और ए बार बी बार जो होगा वो कितना हो जाएगा? -1/2। अब एक और चीज़, ए बार बी बार को मैं ए बार का मैग्नीट्यूड इंटू बी बार का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा लिख सकता है। ये आप लोगों ने सीखा होगा, स्केलर प्रोडक्ट जिसे बोला जाता है। अगेन ये 1 हो जाएगा, 1 × 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 होगा। 1 × 1 गायब, कॉस थीटा जो होगा वो -1/2 होगा। अब आगे चलते हैं। कॉस थीटा को मैं वैसे रखता हूँ, माइनस को भी वैसे रख देता हूँ। 1/2 कॉस की होती है 60 यानी कि π/3 पर होती है, सही है। लेकिन माइनस है, माइनस को अंदर खींचने के लिए अपन देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में घुसने वाला है। सो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से ये तो एक तो सेकंड में घुस सकता है, थर्ड में घुस सकता है। तो हमेशा कॉस इनवर्स के लिए अपन 0 से π यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करें तो ये पाई होता है, पाई माइनस में जाएगा, तो कॉस ऑफ पाई माइनस π/3, और इस तरीके से प्लस में हो जाएगा। तो कॉस थीटा जो होगा 3 × 1 = 3 - π, कॉस 2π/3 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे, थीटा की वैल्यू 2π/3 आ गई। अब मैच करते कोई ऑप्शन है हमारे पास, सो 2π/3 है ना, ये ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। बस आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ए बार का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ए बार का जो अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ या सिर्फ ए बार का स्क्वायर ले लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर ए बार का स्क्वायर दोनों का मतलब एक ही होता है। ये याद रखना आप लोग, अगर ये बातें पता है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। समझा ये चीज़? से लिख लो। तो बच्चों आज के लिए अपन ने 5 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिए हुए। इस तरीके से आज का ये वीडियो, ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। होपफुली आप लोग को ये सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे और इसमें कोई डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर आपके मन में ऐसा लग रहा होगा सर इस क्वेश्चन में डाउट थोड़ा सा लग रहा है, सो यू कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी में यहाँ पर लिख देता हूँ 97_ मंसूरी पे आप लोग मुझे फॉलो करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को वहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मेरे पास ऑब्वियसली टाइम होगा तो ऑब्वियसली मैं आप लोग को हेल्प ज़रूर करूँगा, और आपके एग्जाम अच्छे तरीके से है उसके लिए तो हम लोग बहुत मेहनत कर ही रहे हैं। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। वो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जहाँ पे अपन कुछ और अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।